वेलकम टू CAGurujiClasses.com। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसमें डिस्कशन है MSME 45 डेज पेमेंट रूल, जिसकी तैयारी सभी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स पहले तो उम्मीद में थे कि शायद ये डेट एक्सटेंड हो जाए, आगे के ईयर्स पे इसे ले जाया जाए, बट कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या न्यूज़ नहीं आई है। इसीलिए आपको इस साल इसे कंप्लाई करना है और ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें मैं आपके सारे डाउट्स कवर करने वाली हूँ। अगर कोई भी आपके माइंड में आ रहा था MSME रूल के लिए तो आपने इसे एंड तक देखना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं, GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एक्सेल, MSME, ऑटोमेशन, TDS, एक्सेट्रा। ये सभी कोर्सेज हमारे वेब पेज CAGurujiClasses.com पे अवेलेबल हैं। यहाँ कोर्सेज सेक्शन है, कॉम्बो कोर्सेज है और टैक्स अपडेट का भी सेक्शन है जिसमें हम फ्री में आपके लिए अपडेट्स पोस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं MSME रूल के बारे में। स्क्रीन पर है MSME 45 डेज पेमेंट रूल का डिटेल्ड आर्टिकल जो आपको हमारे वेब पेज पे दिख जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब MSME बार बार इसकी बात होती है। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज MSME, क्योंकि जब तक यही क्लियर नहीं है और तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। MSME की क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड जो पर्सन सर्विसेज देते हैं। माइक्रो कब माने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होगा माइक्रो एंटरप्राइज? जिसने इन्वेस्टमेंट करी है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में अप टू 1 करोड़ और जिसकी एनुअल टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, ये होंगे माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल कौन से हैं? प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से अप टू 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से अप टू 50 करोड़। और मीडियम कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर के हिसाब से नॉट मोर देन 250 करोड़। ये है MSME की क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ये रूल अप्लाई हो रहा है ना, पहले ही नोट कर लो, ये होना है सिर्फ इन कैटेगरीज के लिए जो मैं राउंड कर रही हूँ। इसके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे उनका MSME नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। MSME की वेबसाइट पे जाके इसे चेक करो कि क्या वो एंटरप्राइज माइक्रो में है या स्मॉल में। कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने इसी आर्टिकल में, बिल्कुल नीचे चले जाएं आप, वहाँ लिंक कर रखी है। ये वीडियो देख लेना कैसे वेरीफाई करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है कि क्या आपका जो क्रेडिटर है जिसका उद्यम रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं साइट पे जाके, वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, ट्रेडर है या नहीं। क्योंकि ट्रेडर्स भी MSME में रजिस्टर कर सकते हैं पर ट्रेडर्स पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी तरह की कुछ खास बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले बता दूं आपको, ये रूल 1 अप्रैल 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे एप्लीकेबल है। बहुत सारे पर्सन तो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि ये रूल 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल है। नहीं, इसी साल के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। कुछ पर्सन को बेसिक ही क्लियर नहीं होता, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता MSME रूल। तो होता क्या है, जब आप किसी से परचेज करते हो किसी भी गुड्स या सर्विस की, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट या जो भी आपने पर्टिकुलर परचेज के लिए जो गुड्स या सर्विस का अकाउंट बना रखा है, और उस पर्सन का नाम लिख देते हो। मान लो वो है राम, यही करते हो एंट्री। मान लो आपने इससे ये परचेज करी थी 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये करी थी आपने 50,000 की, ठीक है। तो आपने जब राम को पेमेंट करनी है तो आप राम के लिए एंट्री करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री करोगे जब आप उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। यही करते हैं हम, नॉर्मल है। ये राम हमारा तब तक क्रेडिटर रहता है जब तक हम इसकी पेमेंट नहीं कर देते, हमारी क्रेडिटर की लिस्ट में आ जाता है। अब सारी प्रॉब्लम ना इसी पे है, इस पेमेंट पे। यहाँ पे बोला है कि जो ये पेमेंट है ना आपकी इनवॉइस डेट से हम देखेंगे। अगर ये राम MSME हुआ, M या S, माइक्रो या स्मॉल हुआ, मीडियम पे नहीं लगेगा ये रूल। अगर ये राम माइक्रो या स्मॉल हुआ और आपका इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर इसकी पेमेंट करो इनवॉइस डेट से। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट की डेट अगर 45 दिन से कम है वो लोगे, नहीं तो 45 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दो। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपकी जो ये पेमेंट, ये परचेज़ है ना, जो आपकी परचेज़ 50,000 की, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है। आपने तो परचेज़ में डाल दी, इसका एक्सपेंस आपने क्लेम कर लिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे विद इन दीज टाइम लिमिट्स तो आपको ये 50,000 का खर्चा इस ईयर में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। डिसअलाउ से क्या होगा, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, इस पे आपका टैक्स बनेगा। और जैसे ही फिर आप आगे के सालों में पेमेंट कर देंगे तो ये आपको नेक्स्ट ईयर्स में जो है एलिजिबल कर दिया जाएगा। अगर आप MSME की पेमेंट को लेट करते हो तो इंटरेस्ट भी इस पर एप्लीकेबल होता है। RBI का जो इंटरेस्ट रेट है उससे
3 गुना आपको देना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट की आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका एक्सपेंस भी डिसअलाउ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, बेसिक क्लियर हो गया। अब हम काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल से भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस वर वेटिंग फॉर द डेट एक्सटेंशन ऑफ दिस क्लोज, बट टिल डेट कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपको किसी भी फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी ये रूल 43BH पिक्चर में आया कैसे। हमारे पास इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 43B, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ये सेक्शन कुछ पेमेंट्स के लिए बोलता है। यहाँ पे कुछ पेमेंट्स बता रखी हैं, जैसे कि कोई टैक्स पे करते हो आप, कोई ड्यूटी पे करते हो, सेस पे करते हो, पीएफ पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, उन सभी के लिए ना 43BH कहता है कि जो आपने ये पेमेंट आपको तभी एक फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगी जब आपने या तो उसकी एक्चुअल पेमेंट कर दी हो, ठीक है, या फिर आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग एज पर सेक्शन 139(1), एक्चुअल पेमेंट या ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग की डेट ये आपको दी जाती है कि अगर आपने टैक्स वगैरह की पेमेंट मान लो 31 मार्च तक तो नहीं करी, बट आपने कर दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR तक, तो ये खर्चे आपको फिर उसी ईयर में अलाउड हो जाते हैं जिस ईयर के ये एक्सपेंस होते हैं। अदरवाइज फिर ये अगले फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होते हैं। अब जो ये ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग है ना, ये 43BH के लिए कंसीडर ही नहीं की है, प्रोविजन में लिख दिया है प्रोविजन के अंदर स्पेसिफिकली कि ये वाला रूल, ये वाली डेट 43BH के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। इस केस में तो हम एक्चुअल पेमेंट देखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया पूरा सेक्शन 43B। आप इसको आराम से पढ़ना। इसके यहाँ पे हम DA क्लोज तक है। अब हम चलते हैं 43BH पर। ये आ गया क्लोज H, ये इंसर्ट हुआ आफ्टर क्लोज G ऑफ सेक्शन 43B बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। ये क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं लॉ की लैंग्वेज में। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हो किसको, माइक्रो और स्मॉल, तो यहाँ पर लॉ में ही लिखा है माइक्रो और स्मॉल, इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये मीडियम एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उनकी अगर आप पेमेंट कर रहे हो बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द MSME एक्ट, तो हमें टाइम लिमिट कहाँ पे देखनी है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं देखनी, MSME एक्ट में देखनी है। आगे बोल रहे हैं कि शेल बी अलाउड, कब अलाउड होगी, ओनली इन कंप्यूटिंग द इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28 टू द प्रीवियस ईयर इन सच सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम, जब ये सम एक्चुअली पे किया गया हो। और फिर एक प्रोविजन डाला गया, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो भी है वो कब अप्लाई नहीं होगा, पर उसके एक्सेप्शन में हमें डाल दिया द प्रोविजन ऑफ दिस क्लोज H पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ लिखा है इट शैल बी अप्लाइड इन रिलेशन टू एनी सम विच इज एक्चुअली पेड बाय द एसएससी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एप्लीकेबल इन हिज केस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। तो इसके अलावा 43BH को छोड़ के औरों के लिए एक ड्यू डेट दी है ITR फाइलिंग की, उस डेट तक पेमेंट कर देंगे तो वो उसी ईयर में खर्चा अलाउ हो जाएगा। बट 43BH के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन डाल दी गई। समझ गए आप क्यों ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होता है, 43B से क्यों ये अलग है, समझ आ गया आपको, एक्सेप्शन में से डाल दिया। तो इसीलिए मैंने आपको सारा सेक्शन 43B भी गो थ्रू करा दिया। तो अब उससे हमें पता चल गया सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील विद सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस एंड गेव टाइम लिमिट ऑफ टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बट नॉट इन द केस ऑफ MSME। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो अंडरस्टैंड करें सेक्शन 43BH को, 43BH मैंडेट करता है कि कोई भी सम अगर पेबल है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को, तो वो बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन MSME एक्ट अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो आपको उस ईयर में अलाउ ना होके जिस ईयर में पेमेंट करा है उसमें अलाउ करा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सन्स ये भी पूछते हैं कि चलो जिसे हमने परचेज करी उसका तो हमें देखना ही है कि क्या वो MSME है या नहीं, पर जो हम खुद हैं, जो बायर है, क्या उसका भी MSME में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है? नहीं। इट इज़ नोटेबली रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायर अंडर द MSME एक्ट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बायर MSME है या नहीं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेमेंट की टाइमलाइन, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, 45 दिन में पेमेंट करनी है, 15 दिन में पेमेंट करनी है, कहाँ लिखी है? ये सभी चीज़ें हमारे MSME एक्ट के अंदर लिखी है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ में टेबल बना दी है, आर्टिकल में ही सारी लिखी हुई है। पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, नोट मीडियम एंटरप्राइज, बार बार ये चीज़ हमने रिपीट करी है। अगर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो MSME एक्ट कहता है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट करो MSME। अगर आप 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देते हो तो फिर तो सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा।
अगर आप 15 दिन के अंदर तो पेमेंट नहीं करते बट फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक कर देते हो, 31 मार्च तक। 31 मार्च की भी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च तक कर देते हो तो भी अलाउ हो जाएगा, पर 15 दिन के अंदर करते ही नहीं हो और ना ही फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक करते हो तो उस साल में ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब अगर अग्रीमेंट है तो 45 दिन देखो, या फिर एग्रीमेंट के अंदर जो डेट लिखी है, मान लो 30 दिन लिखी है तो 30 दिन देखी जाएगी। तो अगर पेमेंट मेड आफ्टर ड्यू डेट एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से बाद में करी गई है बट 31 मार्च तक कर दी गई है तो अलाउड है। 31 मार्च तक भी नहीं करी गई तो नॉट अलाउड होगी, और पेमेंट अगर टाइम पे कर दी गई है तो उसी साल में ये अलाउ हो जाएगी। क्लियर है आपको? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे वो भी मैंने इस आर्टिकल के अंदर डाल दिया है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? फेलियर टू मेक पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम लीड्स टू द अमाउंट बिकमिंग टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसी। वो इनकम उसकी क्या बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम। और साथ ही क्योंकि आप पेमेंट लेट कर रहे हो तो आप पर इंटरेस्ट की भी एप्लीकेबिलिटी होगी, 3 टाइम्स द आरबीआई नोटिफाइड बैंक इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये लगेगा, और जो ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस है ये डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 37, इसका आप एक्सपेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, डिटेल में समझते हैं। अप्रॉक्सीमेट 15 के करीब यहाँ पे मैंने केसेस कवर किए हैं, मैं इनमें से कुछ आपको फटाफट गो थ्रू कराती हूँ। सबसे इजी केस समझते हैं। यहाँ पे है इनवॉइस की डेट, हर एक के लिए सेम रहेगा। इनवॉइस बना 1 जनवरी 2024 को, यानी उस दिन को परचेज करेंगे। पेमेंट की डेट, कोई एग्रीमेंट तो इनका है ही नहीं, तो ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट भी नहीं है। पर एमएसएमई एक्ट क्या कहता है? अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। तो इनवॉइस की डेट से 15 दिन, 15 जनवरी के अंदर इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। की कब गई है? 10 जनवरी, पहले ही कर दी, तो ये बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी ही इनवॉइस की डेट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 जनवरी तक पेमेंट करनी है, पर करी कब है? 25 मार्च 24 को, बट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले कर दी गई है, 31 मार्च से पहले कर दी गई है, तो इसीलिए इसी फाइनेंशियल ईयर में ये अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी का ही है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, 15 जनवरी तक होना था पे, बट करा कब? 10 अप्रैल को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक नहीं करा, अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो अलाउ कब होगा? अगले ही फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये डिसअलाउ हो जाएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर 24-25 में जाके आप इसे क्लेम कर पाओगे। तो सारा रोना ही यहीं पर है। 20 मार्च का इनवॉइस डेट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी 15 दिन के अंदर 3 अप्रैल तक पेमेंट करनी है। पेमेंट 30 मार्च को ही कर दी गई, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक ही कर दी गई, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा। देन 20 मार्च का डेट है, वही सेम ले रहे हैं हम, 3 अप्रैल तक करना था, कोई एग्रीमेंट नहीं है। 2 अप्रैल को पेमेंट करी, ठीक है, 3 अप्रैल को करनी थी, 2 अप्रैल को करी, टाइमली ही कर दी गई विद इन द ड्यू डेट, तो ये भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 अलाउ हो जाएगा। तो आपको अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गया ना तो आप को कोई भी दिक्कत नहीं आए। तक हमने नो एग्रीमेंट वाले केस डिस्कस किए, अब करते हैं जिनमें एग्रीमेंट है। 1 जनवरी का इनवॉइस डेट है, 30 डेज की एग्रीमेंट में टर्म्स लिखी थी, एग्रीमेंट है, तो 30 जनवरी तक ये पे करना था। ठीक है, 30 जनवरी 2024 को ही एज पर एमएसएमई एक्ट भी बनेगा, क्योंकि अगर एग्रीमेंट है तो या तो 45 दिन या फिर एग्रीमेंट में लिखी हुई डेट जो भी पहले आती हो, पहले कौन सी आएगी? 30 जनवरी। ठीक है, तो 30 जनवरी तक पेमेंट करनी थी, 25 जनवरी को ही कर दी गई, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। यही सेम केस है, 30 जनवरी तक पेमेंट करनी थी, पर करी कब? 25 मार्च को, तो फाइनेंशियल ईयर से पहले कर दी है, इसलिए उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा। अगले केस में 10 अप्रैल को पेमेंट करी, तो 23-24 में अलाउ ना होकर 24-25 में अलाउ होगा, 23-24 में डिसअलाउ हो जाएगा। अब आप कहोगे ये चीज़ें पकड़ेगा कौन? ऑडिटर पकड़ेगा, आपका क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालेगा, और उसने इस बार यही काम करना है सबसे पहले। देन इसमें और भी एग्जांपल है, मैं आपको 45 डेज वाला करा देती हूँ। 1 जनवरी की इनवॉइस डेट थी, 45 डेज एग्रीमेंट में लिखे हुए थे, तो एग्रीमेंट के हिसाब से भी 14 फरवरी की डेट बन रही थी, और एमएसएमई एक्ट के हिसाब से भी, पर पेमेंट पहले ही कर दी, तो फाइनेंशियल ईयर उसी में अलाउ हो जाएगा। अब हम नीचे के 3 केस लेते हैं। 20 मार्च की डेट थी, 45 डेज का एग्रीमेंट टर्म था, तो 3 मई तक दोनों ही केस में पेमेंट करनी थी। 30 मार्च 24 को करी गई पेमेंट, पहले ही कर दी गई, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा। अगला 15 अप्रैल को करी गई, 30 मई को करनी थी, 15 अप्रैल को करी, बट टाइम से पहले कर दी, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो ये सारे केस स्टडीज़ आप एक बार खुद भी गो थ्रू करना, और ये पहले वाली वीडियो जो मैंने बताई थी उसको भी मैंने यहाँ लिंक कर रखा है। फिर है 6 ऐसे केसेस बता रही हूँ आपको जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। 6 केसेस व्हेन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपकी खुद की आईटीआर आप भर रहे हो अंडर सेक्शन 44 AD, अगर आपके क्रेडिटर जो है वो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज पर ये एप्लीकेबल है, सर्विस प्रोवाइडर्स पर, ट्रेडर है तो उन पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है, या फिर आपके क्रेडिटर जो रजिस्टर्ड ही नहीं है एमएसएमई में, या फिर जो मीडियम है, माइक्रो और स्मॉल पे ये एप्लीकेबल है, मीडियम पे है ही नहीं।
ठीक है। अगर आपने परचेज करी है फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, और आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स पे भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने टेली सॉफ्टवेयर से या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उससे आप अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट निकाल लो, उसमें से ओपनिंग क्रेडिटर हटा दो। तो जो भी आपके क्रेडिटर्स आए, मान लो A B C D, ठीक है, जो भी इनका ये अमाउंट है, तो अब इनमें से आपने देखना है, मान लो A ट्रेडर है, MSME में रजिस्टर तो है, पहले तो इन सबके MSME नंबर ले लो, चेक कर लो ये माइक्रो है, स्मॉल है या ट्रेडर है। मान लो A ट्रेडर है, MSME में रजिस्टर था पर ट्रेडर है, इस पर तो ये एप्लीकेबल है, इसको हटा दो। मान लो B MSME में रजिस्टर ही नहीं है, इसके पास नंबर ही नहीं है, इसको हटा दो, इस पर नहीं लगेगा, ठीक है। C मान लो MSME में रजिस्टर तो है पर मीडियम एंटरप्राइज है, कौन है, मीडियम एंटरप्राइज, इस पर भी नहीं लगेगा, इसको हटा दो, ठीक है। D MSME में रजिस्टर है और आपने चेक करा तो ये माइक्रो है, तो इस पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो D की पेमेंट का आपने ध्यान रखना है, आप ड्यू डेट के अंदर करें। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, कुछ पर्सन्स चेक की जो 90 डेज पेमेंट का टाइम होता है ना, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि हम चेक बना के रख देते हैं और 90 डेज़ का तो टाइम है ही एनुअल। तो ये आपकी प्लानिंग का पार्ट है, मैं इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये हमारा है MSME का रूल, मैंने कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कशन कर ली है, मेरे हिसाब से मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने इस आर्टिकल में कवर कर दी हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, इससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। अब आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल CA गुरुजी पर। यूट्यूब चैनल पर भी और इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट CAgurujiclasses.com पे। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं और कोर्सेज भी हैं, जैसे ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स, ITR, TDS, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेलीप्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। और थंबनेल्स का फ़र्क है ना, ये वाले जो हैं ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के हैं और जो येलो कलर में थंबनेल्स हैं वो लिमिटेड वैलिडिटी के लिए। इसके अलावा रिकॉन्सिलेशंस के भी कोर्स है, तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, जैसे 99C मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो इसको पहले क्लिक करके इसमें पूरा पढ़ें, इसका कोर्स करिकुलम पढ़े कि क्या ये आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर आप सीधे ऐड टू कार्ट करें, आपका ऐड टू कार्ट करते ही लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा। इसी लॉगिन से आपने वेबसाइट पे आके कोर्स को देखना है। बहुत सारे पर्सन्स हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर चुके हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स आती रहती है, तो आप भी इनका बेनिफिट लें। बहुत ही मेहनत लगती है कोर्सेज को डिज़ाइन करने में, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मैंने दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।